हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फंक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं कि फ़ंक्शन क्या है, फ़ंक्शन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फ़ंक्शन के क्या फ़ायदे हैं और फ़ंक्शन के टाइप्स क्या हैं, फ़ंक्शन को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फ़ंक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाए, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है। फंक्शन को बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों ने समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को इजी टू इजी वे में समझाने की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं है तो कमेंट के अंदर लिखें आई वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सअप ग्रुप। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलें हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर बना के आप लोगों के लिए रखे हैं, आप लोग देखें। ये टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है। एवरीथिंग अबाउट फंक्शन कवर करेंगे हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन के बेसिक टॉपिक्स क्या हैं, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन का रिटर्न कीवर्ड, फिर हम फंक्शन की रिटर्न टाइप देखेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर जाएंगे और हम देखेंगे कि हम लोग कंसोल को क्यों यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर रिटर्न कीवर्ड को क्यों यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम फंक्शन के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देखेंगे, हम लोग फंक्शन के रेस्ट पैरामीटर्स और स्प्लिट ऑपरेटर को देखेंगे। फिर हम देखेंगे फंक्शन के ऑप्शनल पैरामीटर्स विथ कंडीशन। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, जो 3 टाइप्स होती हैं, रेगुलर फंक्शन और या फिर नेम फंक्शन आप कह सकते हैं, एरो फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन। उसके बाद हम लोग इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन देखेंगे और रिकर्सिव फंक्शन देखेंगे। तो चलें कोड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज़ फंक्शन। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर हम लोग अपना VS कोड खोलेंगे और VS कोड खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे। सबसे पहले बना लेता हूँ मैं एक फ़ाइल जल्दी से, main.ts। अच्छा, जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन का या उस टॉपिक का सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक स्पेसिफिक टास्क को बार बार रीयूज़ करने और बार बार करने में मदद करता है। आपने कोई कोड लिखा है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप उसको बार बार रीयूज़ करें, एक फ़ाइल के अंदर, दूसरे फ़ाइल के अंदर, कहीं पे भी आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं बिना उस कोड को दोबारा लिखे। किस तरह से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है फंक्शन। फंक्शन लिखेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट को पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं। हमने फंक्शन लिखा, उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम देते हैं। मैं फंक्शन का कोई भी नाम दे सकता हूं, पर मैं देखता हूं माय फंक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद हम लोग ये पैरेंथेसिस लगाते हैं। याद रहे पैरेंथेसिस क्या होती हैं, ये होती हैं पैरेंथेसिस, हम इसको कहते हैं, ये है हमारी पैरेंथेसिस। और ये हमारी ब्रेसेस होती हैं जिनको आप लोग कर्ली ब्रेसेस के नाम से जानते होंगे। और ये हमारे ब्रैकेट्स होते हैं जिनको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो जब भी मैं पैरेंथेसिस का वर्ड यूज़ करूं तो आप लोगों ने समझ जाना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, राउंड ब्रैकेट्स की, जो कि ये है। हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं और पहले फंक्शन का कीवर्ड लगाते हैं ताकि उसको पता चले कि हम लोग फंक्शन लिखने वाले हैं। फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन को कोई भी नाम दे देते हैं। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और फिर हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स। ये टोटल फंक्शन का सिंटैक्स है। हम लोग फंक्शन इस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब मैंने बोला आप लोगों को कि हम क्या करते हैं, हम कोई कोड लिखते हैं। वो कोड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 1 लाइन का भी हो सकता है, 1000 लाइन का भी हो सकता है। वो कोड हम लोग इसके अगर कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं तो हम उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, अपने जहन में बिठा लेनी है कि जब भी हमने कोई फंक्शन बनाया
तो उसके अंदर हम लोग कंसोल लिखें जहाँ या उसके अलावा कुछ और लिखें तो ये फंक्शन हमारा चलता नहीं है जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते। ठीक है, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे हमारा फंक्शन चलेगा नहीं। किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हम फंक्शन का ये जो नाम हमने फंक्शन को दिया है इस नाम से हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। जिस तरह से आपका कोई नाम होगा, मेरा नाम नईम है, तो मुझे अगर किसी ने अगर मुझे बुलाना होगा तो वो मेरा नाम पुकारेगा। आपको अगर किसी ने बुलाना होगा तो वो क्या करेगा, आपका नाम पुकारेगा। अगर हमने फंक्शन को बुलाना है तो हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। कौन सा नाम, माय फंक्शन। हमने फंक्शन को माय फंक्शन का नेम दिया है और अब हम इसको कॉल करेंगे। याद रहे कि अब हमने यहाँ पर माय फंक्शन इसका नाम दिया है तो मतलब हमने क्या किया है, हमने इस फंक्शन का रेफरेंस दिया है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन को हमने फंक्शन का रेफरेंस दिया है कि फिलाना फंक्शन, ठीक है, कौन सा फंक्शन, जिसका नाम क्या है, माय फंक्शन। अब अगर हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते हैं तो इसका मतलब है अब हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। पहले हमने सिर्फ नाम लिखा था, इसका मतलब था कि वो क्या है, वो सिर्फ रेफरेंस है। अब हमने ये पैरेंथेसिस लगा दिया, मतलब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंपाइल करके चलाएंगे, देखेंगे क्या हम फंक्शन के कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। चलें देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए लिखना पड़ेगा tscman.ts, जिससे हमारी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। खैर नहीं पता तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा लाइव कोर्स पढ़ा हुआ है, जितनी भी अपना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने कवर कर किए हुए हैं। अगर आप लोग अपना प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी टाइपस्क्रिप्ट विद सरनेम, उसको आप लोग देखकर सब सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है, हमारी main.js की फाइल आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है node.main.js। यहाँ पर मैंने लिखा node.main.js, तो यहाँ पर मुझे ये कहला है हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन। तो ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, फंक्शन से प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये तो फंक्शन से प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम इसके कोड को, भले वो एक लाइन का हो, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन का लिखा है, मैं 1000 लाइन का भी लिख सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक कोड लिखा है। अब मैं चाहता हूँ इसको बार बार रीयूज़ करूँ। किस तरह से करूँगा, हमें इस कोड को कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के नाम को दोबारा से कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे पेस्ट करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा फंक्शन दोबारा से चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको कंपाइल करेंगे और दोबारा से इसको नोट करके प्रिंट करेंगे, तो ये हमारे पास 2 बार चल गया। लेकिन याद रहे मैंने यहाँ पर कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन। लेकिन यहाँ पर मैंने फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, जिसको अगर आप प्रोग्रामिंग की हिसाब से देखें तो हम इसको कहते हैं इन्वोक द फंक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको इन्वोक भी कह सकते हैं, कॉल भी कह सकते हैं। मुझे इजी लगता है कॉल कहना, तो मैं यही यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पर फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन 2 बार प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको 3 बार कॉल करूँ या फिर 4 से 5 बार कॉल करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, 5 बार प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे होता है। चलें हम लोग इसको दोबारा से कन्वर्ट करके प्रिंट करके देखते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 5 बार प्रिंट हो चुका है। तो हम जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार हमारा कोड बार बार रीयूज़ हो सकता है। इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने कोड को दोबारा से लिखने के बजाय सिर्फ एक लाइन के अंदर, एक वर्ड के अंदर हम उसको कॉल करें ताकि हमारा कोड चल जाए। इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये था हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज़ फंक्शन। अब आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। तो अब हमारे पास हमारा दूसरा टॉपिक है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को हटाते हैं। अभी हमने सीखा था कि फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। उसको बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ सीख लेते हैं कि फंक्शन के पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ एक जगह पर फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे ताकि उसको पता चले कि हम लोग फंक्शन लिखने वाले हैं। और यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, जैसे माय फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका सम।
उसका नाम मैंने सम लिखा और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगानी होती है। ये एरर आपको तब तक रहेगा जब तक आप उसकी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते आपके पास, तब एरर चला जाएगा जब आप ये ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स जो भी होते हैं हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स लिखते हैं, और यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं उसका नाम लिख के हम लोग ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे फंक्शन के पैरामीटर्स होते क्या हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इस कोड को ज़रा सा भूल जाएं और हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पर देखने के लिए। वेरिएबल बनाना सबको आता होगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट माय नेम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैं उसको अपना नेम दे देता हूँ। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने एक वैल्यू दी है नेम। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम मैंने माय नेम रखा, उसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसको एक वैल्यू दी है। अब इसको हम लोग किस तरह से फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर जो हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स लगाते हैं वो एक वेरिएबल का हिस्सा ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीक़ेकार कुछ डिफरेंट होता है उसको लिखने का। किस तरह से, अब लेट के जो अपना लेट का कीवर्ड है इसको आप भूल जाएं एक सेकंड के लिए, और इसको आप यहाँ से नीचे कर दें। जस्ट इसको देखें, जो फंक्शन का नाम है और उसकी टाइप, हम क्या करते हैं फंक्शन के अंदर हम लोग उसका नेम लिखते हैं वेरिएबल का और उसकी टाइप लगाते हैं जस्ट, तब क्या होता है ये हमारा पैरामीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरामीटर। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है और ये है हमारा आर्ग्यूमेंट। मतलब कि फंक्शन का हमने एक वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप जो होती है वो हमारी पैरामीटर है, और उसकी वैल्यू जो है वो हमारी एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ हो रही होती है फंक्शन के अंदर। अच्छा, पैरामीटर हमने दे दिया, ठीक है, पैरामीटर हमने दे दिया, अब हमने आर्ग्यूमेंट देना है। लेकिन एक बात आपको याद रहे कि जब भी आपने फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर दिया है तो अगर आप इसको कॉल करते हैं तो ये आपको एरर देगा। क्या एरर देगा, वो कहेगा कि भाई एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट। क्यों, क्योंकि आपने उसको पैरामीटर दिया है। ये दोनों भाई बहन हैं, ऐसे समझें कि ये दोनों भाई बहन हैं। अगर आपने एक को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया तो आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी। किसी कंडीशन में जाकर हम लोग नहीं देते, वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आपने अगर यहाँ पर एक पैरामीटर दे दिया है तो आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू मतलब कि आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमने देनी होती है उसको हम एज आर्ग्यूमेंट फंक्शन को देते हैं। ये मैंने दिया और ये एरर चला गया। ये एक वेरिएबल है, उसको हमने यहाँ पर वैल्यू दी है। अब ये वैल्यू जाकर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर हम इसके अंदर कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं माय नेम। अब हम देखना चाहते हैं कि माय नेम क्या है। हमने ये फंक्शन बनाया है और हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ इन्वोक कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास एरर दे रही है तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कमेंट कर देते हैं और हम इसको प्रिंट करने की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर CLS करके इसको प्रिंट करता हूँ। ये मैंने इसको प्रिंट किया और मेरे पास नेम प्रिंट होके आ गया। यहाँ पर मैंने बनाया था एक पैरामीटर और यहाँ पर मैंने उसको वैल्यू दी थी। इसका मतलब कि अब हम यहाँ पर और पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम और पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। एक से ज़्यादा पैरामीटर्स बना सकते हैं और उनको वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। किस तरह से, अब हमें ऐसे वेरिएबल को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि जो हमारा फंक्शन का वेरिएबल का नेम होता है, उसकी टाइप होती है, उसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं फंक्शन की लैंग्वेज में। हमने यहाँ पर एक कॉमा लगानी है। अगर आपने दूसरा पैरामीटर बनाना है तो आपको कॉमा लगाकर दूसरा पैरामीटर बना सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर लिखता हूँ माय लास्ट नेम या फिर माय नेम 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, और उसकी टाइप देना ज़रूरी है वरना वो दूसरी टाइप उसकी इन्फर कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर माय नेम लिखा है और मैंने यहाँ पर माय नेम 2 लिखा है, मैंने उसकी टाइप दे दी। तो अब मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे क्या एरर दे रहा है। अगर मैं इस पर हावर करूँगा तो ये बोलेगा कि एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1। आपने तो भाई यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दिए हैं तो आपको वैल्यू भी तो 2 की देनी पड़ेगी। अच्छा भाई, 2 की वैल्यू देनी है, किस तरह से देंगे, जैसे हमने यहाँ पर कोमा लगा के एक पैरामीटर बनाया है इसी तरह से हम यहाँ पर कोमा लगा के एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देंगे। जहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई हुसैन।
अच्छा, यहाँ पर फंक्शन हमारा कॉल हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये हमारे पास प्रिंट होता है। मैंने इसको कंपाइल कर दिया और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रिंट हो चुका है, लेकिन मेरे पास इसकी एक वैल्यू आ रही है। क्यों एक वैल्यू आ रही है हम लोग ये देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स बनाए, वैल्यूज़ भी दो दिए हैं, लेकिन हमने अगर उनको यूज़ करना है तो हमें यहाँ पर कंसोल के अंदर, मतलब इस करली ब्रैकेट्स के अंदर उनको यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग उनको किस तरह से यूज़ करेंगे वो हमारी मर्ज़ी है। फ़िलहाल के लिए हम उसको कंसोल करके प्रिंट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर माई नेम मैंने ऊपर दिया है और इधर मैं लिखता हूँ माई नेम टूस। क्या ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा? देखते हैं भाई होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर शायद मैंने गलती की हो, अभी प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर की है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अच्छा, माय नई अपना माय फंक्शन ने जो है, सॉरी, मेरे फंक्शन ने यहाँ पर नईम हुसैन प्रिंट कर दिया है, जो कि हमने दो पैरामीटर्स दिए थे और दो वैल्यूज़ दी थी। अच्छा भाई, ये हमारा हो गया फंक्शन जिसके हमने पैरामीटर्स बनाए और वैल्यूज़ दे दी। हम यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि माय सम, अच्छा मार्क्स ले लेते हैं, फिज़िक्स की मार्क्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पैरामीटर बनाया तो उसकी टाइप देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ उसकी टाइप जो होगी नंबर होगी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश की मार्क्स। इंग्लिश की मार्क्स भी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख ली इंग्लिश की मार्क्स और उसको भी मैं टाइप दे देता हूँ नंबर। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर टाइप नंबर दी है तो ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे पास एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। ये हमें एरर देगा अगर आपने ऊपर नंबर अपना वैल्यूज़ को, सॉरी टाइप उसको अगर आपने नंबर असाइन किए और यहाँ पर आप वैल्यू अगर स्ट्रिंग की दे रहे हैं तो ये फ़ौरन से आपको एरर दे देगा। आप लोगों ने टाइप और सॉरी उसकी जो वैल्यू है वो भी नंबर्स में ही देनी है। मैं यहाँ पर कहता हूँ 56 है हमारी केमिस्ट्री फिज़िक्स की मार्क्स और फिर 60 है हमारी इंग्लिश की मार्क्स। तो ये एरर हमारे पास चला जाएगा और हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। बार बार कंपाइल करने से बेहतर है हम लोग यहाँ पर tsc माइनस माइनस इनिट करके यहाँ पर एक ts config की फाइल बना लेंगे, जो कि हमारे कोड को ऑटोमेटिक कंपाइल करती रहेगी। लेकिन हमने उसकी इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है। बाइक को हमने, अगर बाइक हमने ख़रीद लिए ला के खड़ी कर दी है तो वो बाइक चलेगी नहीं जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं। तो चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, tsc माइनस w करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कंपाइलर ऑटोमेटिक चल जाएगा। इसको चलने दे, हम लोग यहाँ से दूसरा कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सिर्फ फाइल का नेम लिखूँगा, कंपाइल नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरी फ़ाइल खुद ही खुद कंपाइल हो रही है, नोट मैन डॉट जेएस। अच्छा, ये तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, किस तरह से कंसोल के अंदर लिखते हैं हम लोग? कंसोल के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर प्लस करूँगा फिज़िक्स की मार्क्स को और केमिस्ट्री की मार्क्स को। केमिस्ट्री, सॉरी मैंने इंग्लिश लिखा है, केमिस्ट्री क्यों लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब दोनों को एडिशन कर दी कि भाई फिजिक्स की और इंग्लिश की मार्क्स को आप ऐड करके मुझे बताओ। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो ये मुझे देगा 116, मतलब 116 बनते हैं। तो हम इस फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम इसके अंदर एक और वेरिएबल बना सकते हैं। किस तरह से? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं, सॉरी, लेट रिज़ल्ट, और यहाँ पर मैं उसको कहता हूँ कि भाई फिज़िक्स की मार्क्स को प्लस कर दो आप इंग्लिश की मार्क्स के साथ, और यहाँ पर कंसोल के अंदर आप वेरिएबल को प्रिंट कर दो। तो क्या होगा कि हमने जो यहाँ पर पैरामीटर्स बनाए हैं वो इस दोनों के अंदर दोनों प्लस होंगे आपस में, और उसकी जितनी भी वैल्यू बनती है वो रिज़ल्ट के अंदर सेव हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी, और उस रिज़ल्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम अगेन देखते हैं यहाँ पर 116 हमें मिल चुके हैं। तो क्या है, ये है हमारा फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। आप जितने चाहें फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स भी बना सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन का रिटर्न कीवर्ड क्या होता है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर बार बार देख रहे थे कि हम फंक्शन को, सॉरी, अच्छा,
हम यहाँ पर बार बार देख रहे थे कि हम जो भी वेरिएबल हमने बनाया है उसको हम कंसोल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कंसोल के अंदर हम उसको ज़्यादातर फंक्शन के अंदर ऐसा होता है कि हम कंसोल को यूज़ नहीं करते, हम रिटर्न को यूज़ करते हैं, क्योंकि फंक्शन के पास अपनी एक फंक्शनैलिटी है, उसके पास एक रिटर्न नाम का कीवर्ड है कि वो जो खुद ही उसको प्रिंट करवाता रहता है। हमें कंसोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो। सबसे पहले जब हमने इसको लिखा रिटर्न कर दो, कहाँ पे, पहले तो आप बताएं ना रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। कैसे वापस करना, जैसे आपने दो सूट लिया, आपको एक सूट पसंद आया, दूसरा सूट पसंद नहीं आया, तो आप शॉप वाले को बोलते हैं कि ये मेरा सूट आप रिटर्न कर दो, वापस कर दो। जैसे हम बॉयज़ का खाना खाने जानते हैं, दो रोटी हम खा लेते हैं, एक रोटी हम खा के बोलते हैं भाई हमारा पेट भर गया, एक रोटी को आप रिटर्न कर दो। इसलिए ये कह रहा है ये फंक्शन कि आप इसको रिटर्न कर दो। कहाँ रिटर्न कर दो, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। कहाँ पे रिटर्न करना है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, लेकिन रिटर्न क्या करना है भाई, रिजल्ट को रिटर्न करना है, रिजल्ट को। ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर दो एडिशन हो रही है, जो भी इसकी वैल्यू बनेगी वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और हम इसको कहते हैं कि आप क्या करो, रिजल्ट को रिटर्न कर दो। कहाँ रिटर्न कर दो, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो अब हमें कंसोल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसको रिटर्न करवाएंगे तो ये यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न तौर पे आ जाएगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि अगर हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर रिटर्न करवाया है तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो इस तरह से सिर्फ कॉल करने से प्रिंट नहीं होता। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट कॉल करने से प्रिंट नहीं कर सकते, या तो आपको कॉल, जैसे आपने उसको कॉल किया है, आप उसको एक कंसोल के अंदर कॉल करेंगे। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग। या तो आप उसको एक कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे, या तो फिर आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बनाता हूँ लेट प्रिंट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और मैं उसको कहता हूँ कि आप क्या करो, इस फंक्शन को प्रिंट, क्यों एरर दे रहा है मेरे पास, मैं इसको कहता हूँ RES रेस्ट। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने वो फंक्शन कॉल किया है, या तो हमें उसे कंसोल के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा, या तो हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। तो अब ये हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 116 रिटर्न कर रहा है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फंक्शन समझ आ गया होगा। ये रिटर्न कीवर्ड है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल ना बनाएं। हम यहाँ पर जस्ट ये कह सकते हैं कि भाई आप क्या करो, रिटर्न करो, किसको रिटर्न करो, फिज़िक्स और इंग्लिश की मार्क्स को एडिशन करके, प्लस करके, ऐड करके क्या करो, अब रिटर्न कर दो, तब भी ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गई। एक बार हम लोग इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसका नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद अगर हमें पैरामीटर्स बनाने हो तो हमें उसका फंक्शन, उसका पैरामीटर का नाम और उसका नंबर देना, उसकी जो डेटा टाइप है वो हमें देनी होती है। और वैसे ही हम लोग 2-3 पैरामीटर्स भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, आप चाहे तो एक बना सकते हैं, 10 बनाएं, आप लोगों की मर्ज़ी है। और यहाँ पर हम लोग कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग रिटर्न के अंदर भी उसको प्रिंट कर सकते हैं, हमें कंसोल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन के पास एक रिटर्न का कीवर्ड है जो कि खुद प्रिंट करवाने का काम कर रहा होता है। हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न, तो ये कह रहा है कि आप इसको रिटर्न कर दो। कहाँ रिटर्न कर दो, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, और फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है तो जो भी यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है तो इसके अंदर जो भी रिटर्न होकर आ रहा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इस वेरिएबल को डायरेक्ट हमने यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया है। तो जो भी इन दोनों की एडिशन करके, ऐड करके, ये जो वैल्यू हमने दी है एज आर्ग्यूमेंट, 56 मार्क्स हैं किसकी, फिजिक्स की, 60 मार्क्स इंग्लिश की, तो ये दोनों ऐड होकर इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें उसका रिजल्ट दे देगा, टोटल सम करके दे देगा। तो ये है हमारा फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। और उसके साथ हमने ये भी देख लिया कि फंक्शन का रिटर्न कीवर्ड क्या होता है। अब हम देखते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स बनाए, उसकी एक की टाइप नंबर है, दूसरी की टाइप नंबर है। अब हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं क्या, फिजिक्स और इंग्लिश को प्लस करके।
प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं ना, जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है, जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसकी टाइप क्या है, उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, क्या रिटर्न क्या कर रहा है फिजिक्स और इंग्लिश। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है 56 मतलब एक नंबर है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक नंबर है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 116। रिटर्न होके क्या आ रहा है 116। तो 116 क्या है, एक स्ट्रिंग है या नंबर है, एक नंबर है। तो ये क्या है, ये इसकी रिटर्न टाइप है। अच्छा, इसकी रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं इस जगह पर। जैसे ही पैरेंथेसिस हमारी ख़त्म होती है, हमने ये कॉलम्स लगाने होते हैं और हम यहाँ पर इसको लिखेंगे नंबर। जस्ट हमने इसकी जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पर देनी होती है पैरेंथेसिस के बाद। अब जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप क्या है, नंबर। ये हमारा नंबर है तो उसकी टाइप नंबर है। अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, एक बात और आप लोगों ने समझनी है, क्या मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया तब भी अगर मैं फंक्शन की टाइप पे जाऊँ तो ये क्या करेगा, फिज़िक्स बताएगा, उसकी टाइप बता रहा है फिज़िक्स, इंग्लिश की नंबर, लेकिन वो खुद से एक उसकी रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर कर रहा है। अगर आप इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर देखें नंबर की जगह पर, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, सॉरी, फिजिक्स और इंग्लिश की टाइप के बाद पैरेंथेसिस पहले अपना क्लोज हो रही हैं और वहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन की रिटर्न टाइप खुद से इन्फर कर रहा है। वो खुद से ही इतना स्मार्ट है कि वो उसकी टाइप खुद से इन्फर करके हमें बता रहा है कि इसकी टाइप यहाँ पर क्या है। लेकिन भले वो खुद इन्फर करे, लेकिन हमारा काम होता है इसको टाइप बताना ताकि ये कहीं पर जाकर कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा फंक्शन, उसका रिटर्न कीवर्ड और उसकी रिटर्न टाइप, ये हमारा बेसिक्स ऑफ फंक्शन, जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं फंक्शन के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। अब हमारा बेसिक टॉपिक्स ऑफ फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएंगे एडवांस फंक्शन की तरफ। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंसोल डॉट लॉग एंड रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शन। इसका क्या मतलब है, अब देखते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जो हम यहाँ पर कंसोल के साथ भी हम इसको प्रिंट कर सकते थे। हम लोग यहाँ पर रिटर्न के साथ प्रिंट कर रहे हैं, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम यहाँ पर कंसोल के साथ भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करें फिज़िक्स प्लस इंग्लिश, तो ये हमारा तब भी उसको प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक एरर देगा। क्या एरर देगा, हमने यहाँ पर देखा कि फंक्शन की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल के अंदर भी कर सकते हैं, हम उसको रिटर्न के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कि अगर हम फंक्शन को कंसोल के अंदर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी जो टाइप है वो एरर दे रही है। क्यों, क्योंकि जब भी फंक्शन के अंदर हम कंसोल लिखते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप अगर आप देखने जाएंगे तो वो होगी वॉइड। आप यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है इसके एंड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास वॉइड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न कीवर्ड डिक्लेयर नहीं है या वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो उस फंक्शन की टाइप क्या होगी, वॉइड टाइप होगी। लेकिन जब हम फंक्शन के अंदर उसको फंक्शन के अंदर हम इसको रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और उसको कोई काम दे देते हैं, कोई टास्क दे देते हैं कि आप ये परफॉर्म करो, तब उसकी टाइप क्या होगी, नंबर। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा के दोबारा से इसको इन्फर करूँ तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो उसकी टाइप है नंबर, ये खुद से इन्फर करके बता रहा है कि उसकी जो रिटर्न टाइप है वो नंबर है। तो अगर हम कंसोल में अंदर लिखते हैं तो उसकी जो टाइप होगी रिटर्न वो वॉइड होगी। लेकिन अगर हम उसको रिटर्न कीवर्ड दे देते हैं, कंसोल यूज़ नहीं करते, तो वो क्या करेगा, उसकी टाइप को, जो भी उसकी रिटर्न के अपना जो भी रिटर्न कर रहा है उसकी जो भी टाइप होगी वो हमें यहाँ पर इन्फर कर देगा। अगर हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी दो वर्ड हैं, आप इनको याद रखें। एक्सप्लिसिटी का मतलब है कि हमने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिखा है नंबर, अपनी तरफ से उसको एक टाइप दी है अपनी तरफ से, ये होती है एक्सप्लिसिटी। हमने एक्सप्लिसिटी टाइप क्या कर दी, डिफाइन कर दी एक्सप्लिसिटी। इम्प्लिसिटी का मतलब होता है कि ये खुद से इन्फर कर रहा है। टाइप स्क्रिप्ट को आप बोलो कि आप खुद से इन्फर करो, मतलब हमने उसको इजाज़त दी है कि आप खुद से इन्फर करो। जब वो खुद से टाइप इन्फर करता है तो उसका मतलब होता है इम्प्लिसिट। तो ये क्या कर रहा है, इम्प्लिसिटी टाइप इन्फर कर रहा है। हम अगर टाइप देते हैं तो उसको कहते हैं हम एक्सप्लिसिटी टाइप हमने दी है। तो ये थी उसकी टाइप। अच्छा, एक डिफरेंस तो इनकी अपना रिटर्न और कंसोल के अंदर ये हो गया कि
अगर हम कंसोल लिखेंगे तो उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड हो जाएगी, अगर रिटर्न लिखेंगे तो वो एक्चुअली जो भी चीज़ वो रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप वो ऊपर आ जाएगी। अगर हम अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे तब वो एक्सेप्ट करेगा, कंसोल के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न करवाया है और हमने यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न करवाया, मतलब ये फंक्शन एक रिटर्न कर रहा है कुछ, और जो उसकी रिटर्न टाइप है उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करें। ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है और हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर प्रिंट करवाया है कि अब हम सॉरी स्टोर करवाया है। अब इस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है हम अपने फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं भी इस फाइल के अंदर, दूसरी फाइल के अंदर कैसे, दूसरी फाइल के अंदर कैसे यूज़ करेंगे वो हमारा मॉड्यूल्स का टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह मॉड्यूल्स की वीडियो आएगी कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि हम दूसरी फाइल के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस वेरिएबल के थ्रू दूसरों में अपना दूसरी फाइल्स के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वेरिएबल को जहाँ भी हम यूज़ करेंगे इसका मतलब है हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके पास अभी रिटर्न टाइप है तो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं console.log और उसके अंदर हम इसको कहते हैं कि भाई आप करो फिज़िक्स और प्लस केमिस्ट्री और इंग्लिश को प्लस करके दो, तो हम यहाँ पर इसको अगर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, अभी देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसको नोड में डॉट जेएस, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, सबसे पहले कंसोल के अंदर मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, मैंने इसको कॉल किया है तो ये मुझे उसकी वैल्यू तो प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है तो वो क्या कर रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है मुझे। वो क्या कर रहा है, मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों अनडिफाइंड दे रहा है भाई, ये इसलिए मुझे अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि कंसोल कराया है मैंने। अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न करवाता तो ये मुझे अनडिफाइंड नहीं देता। अच्छा, देख लेते हैं क्या अगर हम यहाँ पर रिटर्न करवाएं तो क्या मैं ये अनडिफाइंड नहीं देगा, देख लेते हैं अभी। देखें, अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करता हूँ तो ये जस्ट मुझे प्रिंट करके देता है, अनडिफाइंड नहीं देता। देख लिया, ये अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं रिटर्न रिटर्न कीवर्ड के साथ तो हमें एक्चुअली वैल्यू जो भी है वो हमें मिल जाती है, लेकिन अगर हम उसके अंदर कंसोल लिख देते हैं तो वो हमें अनडिफाइंड दे देता है, जो कि हमें एक एरर महसूस होता है। मतलब कि अब हम उसको कहीं किसी वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको समझ आ गया। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि जब हम फंक्शन को रिटर्न कीवर्ड देते हैं तो हम उसको किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, वो हमें कोई एरर नहीं देता, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जब हम इसके अंदर कंसोल लिखते हैं और फिर हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो वो हमें कहता है कि जो इसकी वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड आ गई है तो इसका मतलब है हम इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते इस वेरिएबल के थ्रू। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कंसोल नहीं लिखते, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम रिटर्न का यूज़ करें। और आप लोगों ने भी अगर प्रोग्रामिंग के अंदर फ्यूचर में फंक्शन बनाना हो तो आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न का कीवर्ड के यूज़ किया करें, कंसोल का ना किया करें। तो ये हमारा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन कंसोल एंड रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शन। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये टॉपिक है नंबर 6, फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ये क्या होता है। तो अब हम चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ और आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि हम लोग फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन और यहाँ पर हमें ज़ाहिर बात है फंक्शन का नाम देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको सम। ये फंक्शन का नाम है और एरर दे रहा है, हम जब इसकी ब्रेसेस लगाएंगे तो हमें ये एरर नहीं देगा। अच्छा, सम के अंदर हम पैरामीटर बना लेते हैं कि भाई इंग्लिश का, फिजिक्स का, फिजिक्स, और उसकी टाइप हम लोग दे देते हैं नंबर। और एक और मैं यहाँ पर पैरामीटर बना लेता हूँ केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री, और उसको भी टाइप दे देता हूँ मैं नंबर। तो मैंने इसको नंबर टाइप दे दी है। और यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि कंसोल से बेहतर है हम रिटर्न का यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे और उसे कहेंगे कि भाई आप क्या करो, फिज़िक्स प्लस
केमिस्ट्री को प्लस करके रिटर्न कर दो। कहाँ रिटर्न कर दो? जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं। यह हमें एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको वैल्यू देनी है। अब मैं कहता हूँ हमारी जो फिज़िक्स की मार्क्स हैं वो 60 हैं और केमिस्ट्री की मार्क्स जो है हमारे पास 80 हैं। तो हमारे पास ये एरर चला गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट नहीं होके दे रहा। क्यों नहीं होके दे रहा? अच्छा, क्यों नहीं होके दे रहा? क्योंकि अभी हमने सीखा था कि अगर हम फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं तो हम इसको कॉल करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा या कंसोल के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कंसोल के अंदर प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पर भी मैं इसको कंसोल के अंदर, अच्छा अब प्रिंट करके देखते हैं। अब ये हमें दे रहा है 140। अच्छा 140 दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का वर्ड से ही पता चलता है कोई चीज़ है पहले से ही सेट की हुई। अगर आपने अपना मोबाइल लिया है, उसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई होती हैं। अगर आप उन सेटिंग्स के अंदर, नेटवर्क सेटिंग के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो आपके पास कहीं लेफ़्ट राइट पे कहीं ना कहीं पे डिफ़ॉल्ट का एक वर्ड लिखा हुआ होता है कि सेट बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप उस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो जैसे का तैसा कंपनी से आया था वैसी की वैसी सेटिंग हो जाती है। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही सेट कर रखी थी, बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेटिंग दे रखी है कि इसकी सेटिंग यही रहेगी। अगर आप चेंज करते हैं तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो वो पहले की जो वैल्यू अपना सेटिंग है कंपनी की तरफ से वो वापस सेट हो जाती है। तो फंक्शन के अंदर भी हम लोग कुछ ऐसा ही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मतलब कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर बनाता हूँ जिसका मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल। क्या लगता हूँ? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको नंबर दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, आप XYZ जो भी दिल करे आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर फिज़िक्स का एक अपना पैरामीटर बनाया है, दूसरा पैरामीटर बनाया है केमिस्ट्री का और तीसरा बनाया है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। अब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की जो मार्क्स होती हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं कि भाई आपने 15 मार्क्स जो हैं प्रैक्टिकल की आपके पास हैं। तो मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कि भाई मैं एक बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स देनी है। तो अगर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल को इक्वल टू लगा के 15 मार्क्स दे दी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिज़िक्स केमिस्ट्री की मार्क्स तो मुझसे ये मांगेगा, लेकिन केमिस्ट्री की अगर मार्क्स में, प्रैक्टिकल की मार्क्स अगर मैं अपनी तरफ से नहीं देता तो वो मुझे एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, इस ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्क्स मैंने यहाँ पर सेट की हुई हैं ये इन्हीं मार्क्स को खुद की तरफ से इन्फर कर लेगा और खुद की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा कि जो तीसरा पैरामीटर है हमारा उसकी वैल्यू 15 होगी। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 60 और 80 यहाँ पर 3 पैरामीटर्स है और मैंने 2 पैरामीटर्स की वैल्यू दी है। तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को और दोबारा से हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अब मार्क्स आ रही हैं 155। क्यों? मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए हैं लेकिन मैंने यहाँ पर सॉरी 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। पास तो मैंने यहाँ पर जो है ना अपना पैरामीटर्स 3 किए हैं, आर्ग्यूमेंट मैंने 2 पास किए हैं, लेकिन फिर भी वो 3 की मुझे वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो तीसरा पैरामीटर है उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे दी है कि इसकी वैल्यू 15 ही रहेगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमा लगाया, मैं कहता हूँ नहीं इसकी 12 मार्क्स होनी चाहिए, इसकी 50 नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, 12 मार्क्स को प्रिंट करेगा, इसको जो है ना इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटी एक और वैल्यू उसको दे दी है कि जो कि अपना तीसरा हमारा पैरामीटर है प्रैक्टिकल का उसकी वैल्यू होगी 15। बाय डिफ़ॉल्ट को इग्नोर करेगा और इस वैल्यू को कंसीडर करेगा। अब हम देखते हैं प्रिंट करके तो हमारे पास ये 3 मार्क्स कम हो चुकी हैं जो कि आ रही हैं 152। तो ये है हमारा बाय अपना डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के हम किसी पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं कि मैंने कोई फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैंने लिखा माय नेम फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पर एक पैरामीटर बनाओ जिसमें लिखो माय नेम और जो भी नेम हो उसको टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी और यहाँ पर कोमा लगा के मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ और दूसरा नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम जिसकी टाइप है स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग होगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। क्या है? मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट ऑफ GISE, स्टूडेंट ऑफ CCAP,
ठीक है, स्टूडेंट ऑफ CCFE जो भी होगा वो होगा स्टूडेंट ऑफ CCFE। इतना बड़ा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं, अब मैंने दिए हैं तो ये चला गया है। अच्छा, मैंने इसको सेट कर दिया कि जो भी उसका नाम होगा स्टूडेंट का वो कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पर माय नेम की जगह स्टूडेंट लिख देता हूँ बल्कि, लेकिन वो स्टूडेंट होगा किसका, CCFE का। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करता हूँ, रिटर्न कर दो किसको आप, स्टूडेंट को और प्लस उसके लास्ट नेम को, तो वो क्या करेगा, हमें यहाँ पर इसको console.log के अंदर प्रिंट कर देते हैं। फंक्शन का नाम है माय नेम और यहाँ पर अब हमसे ये वैल्यूज़ मांगेगा। याद रहे कि हमारे पास यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं, एक है हमारे पास स्टूडेंट जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, दूसरा है हमारा लास्ट नेम जिसकी टाइप तो स्ट्रिंग है लेकिन इज इक्वल टू लगा के हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू उसको दे दिए। तो अब हम अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें एक वैल्यू लिखते हैं कोई भी नेम, तो ये हमें एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू है। अगर मैं अभी यहाँ पर प्रिंट करूँ तो यहाँ पर ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है नेम स्टूडेंट ऑफ CCAP। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ और दोबारा से प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर कह रहा है नेम स्टूडेंट ऑफ CCAP, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कॉल करके मैं दोबारा से कहता हूँ यहाँ पर हसन, तो ये मुझे दोबारा से बोलेगा हसन स्टूडेंट ऑफ CCAP। हम इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसको इसके साथ अगर खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करूँ खालिद, तो ये कह रहा है खालिद स्टूडेंट ऑफ CCAP। तो हमने इसको एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है और दूसरी वैल्यू हमने उसको अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटी दी है। तो वो हमें दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करके दे रहा है। ये होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी पैरामीटर को वैल्यू दे देते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई भी अपना यूज़र वैल्यू देना भूल जाता है या नहीं देना चाहता तो आप उसकी वैल्यू ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो स्टूडेंट वैल्यू देना चाहता है तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट ऑफ, अच्छा स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, सॉरी, स्टूडेंट ऑफ GIAIC। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करूँ तो अब ये यहाँ पर खाली क्या हो गया, स्टूडेंट ऑफ GIAIC हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लिसिटी उसकी टाइप भी दे दी है। तो अब क्या करेगा, इस टाइप को वो अपना इस वैल्यू को वो इग्नोर करेगा और इस वैल्यू को कंसीडर करेगा। ठीक है, ये था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये हो गया हमारा फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब हम देखते हैं फंक्शन रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, फंक्शन के रेस्ट पैरामीटर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको फिर भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, सॉरी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। चले इसको मैं कम्प्लीटली रिमूव करता हूँ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्ट पैरामीटर। याद रहे कि रेस्ट पैरामीटर पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन और फंक्शन का कोई नेम लिख देते हैं, जैसे कहे सम नहीं लिखते, हम यहाँ पर लिखते हैं अपना बॉक्स। अब बॉक्स क्यों दे रहा हूँ हम लोग अभी थोड़ी देर से समझेंगे कि मैंने यहाँ पर इसका नाम बॉक्स क्यों रखा है और हमें यहाँ पर उसकी ब्रेसेस लगानी होती हैं, वरना ये हमें एरर देता रहता है जो कि हमें बहुत बुरी चीज़ लगती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, एक उसका नाम रखा है बॉक्स। तो मैं यहाँ पर ऐसे करें कि भाई मुझे जो है ना ईद पे ईदी मिलेगी। कितनी ईदी मिलेगी मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है ईदी मिलेगी। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हम फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर बना दिया एक पैरामीटर नेम का और उसकी टाइप मैंने रख दी स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ मैं उसको नेम को, तो ये प्रिंट हो जाएगा फ़ौरन से, जो कि उसका काम है वो होता रहता है प्रिंट। अब मैंने इसको दे दिया नहीं, सॉरी नेम दे दिया, तो अब यहाँ पर ये नेम प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो फंक्शन बना रहा हूँ ना वो मैं बना रहा हूँ अपनी ईदी को काउंट करने के लिए, ईदी को काउंट करने के लिए। अब मुझे पता है मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर दिया है तो मुझे यहाँ पर उसकी एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट, लेकिन बट गॉट 0। मुझे एक आर्ग्यूमेंट की उम्मीद थी आपसे, लेकिन आपने क्या किया कि आपने कुछ भी नहीं दिया, 0 आर्ग्यूमेंट दिए हैं। मैं अब चाहता हूँ कि मुझे घर वाले ईदी दें। मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, चीज़ सब्र करें।
अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा नईम मेरा नाम है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मुझे घर वाले ईदी कितनी देंगे। ईद आ चुकी है, अब मैं चाहता हूँ कि घर वाले मुझे ईदी दें भाई 50। अगर मैं यहाँ पर 50 लिखूँ तो मुझे उसका पैरामीटर बनाना पड़ेगा। कितना पैरामीटर बनाना पड़ेगा भाई? 50 का, फ़र्ज़ करें 50 का, या ईदी का पैरामीटर बना लेता हूँ, ईदी। और यहाँ पर मैं उसका लेता हूँ नंबर, टाइप क्या है उसकी, नंबर है। तो अब मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू तो दे दी 50, लेकिन मुझे पता नहीं है ना मुझे मेरे रिश्तेदार और घर वाले कितनी ईदी देंगे। यहाँ पर मैं लिखूँ 50 और वो मुझे ज़्यादा दें, तो अगर मैंने यहाँ पर 50 लिखा, किसी और रिश्तेदार ने मुझे 100 दे दी, तो वो मुझे फिर से एरर देगा, बोलेगा कि भाई इसका पैरामीटर आपने बनाया ही नहीं है। अब मुझे उसका पैरामीटर बनाना पड़ेगा फिर से भाई, कि यहाँ पर ईदी 2 लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें नंबर। तो अब क्या, अब यहाँ पर सही है, चले ओके, कॉमा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास 3 पैरामीटर हो गए, लेकिन मुझे पता नहीं है, कोई और रिश्तेदार आया, उसने तो मुझे एक और भी दे दी भाई, उसने मुझे 150 रुपये और दे दिए, या फिर 50 रुपये और दे दिए। तो अब मुझे पता नहीं है कि ये जो मेरा पैरामीटर है उसको वैल्यूज़ कितनी देनी है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस पैरामीटर को जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है उसको हम लोग रेस्ट पैरामीटर बना लेते हैं। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है? रेस्ट पैरामीटर एक गुल्लक की तरह होता है। गुल्लक होता है ना, गुल्लक मतलब बॉक्स होता है। आप लोगों को पता होगा, बचपन में हम लोग पैसे जमा करते हैं, हमने कहीं पे रेस्ट पैरामीटर बनाया तो इसका मतलब है हमने एक गुल्लक बना लिया, समझे। अब हमें पता नहीं है हम उसके अंदर कितने पैसे डालेंगे। मैंने आज 100 डाले वो ले लेगा, 50 डाले वो ले लेगा, 1000 डाले हम वो ले लेगा, बिल्कुल वो हमें एरर नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं उसको 50 वैल्यू दूँ, दूसरी वैल्यू दूँ 30, तो वो मुझे एरर देता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें उतने पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। अब हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमने यहाँ पर एक पैरामीटर बनाया है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम उस पैरामीटर को एक रेस्ट ऑपरेटर बना देते हैं, ताकि वो जितनी भी हमारे पास इस नईम को छोड़ के बस जितनी भी हम उसको वैल्यूज़ दें वो सारी की सारी एक्सेप्ट कर ले। किस तरह से हम उसका रेस्ट पैरामीटर बनाते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 डॉट, और यहाँ पर लिखते हैं कोई भी उस पैरामीटर का नाम। मैंने ईदी लिख दी और मैं यहाँ पर उसको टाइप दे देता हूँ नंबर, ठीक है। तो अब ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी ऑफ एन एरे। अच्छा, ये एरे इसलिए कह रहा है क्योंकि ये एक एरे की तरह बनेगा। एरे की तरह क्यों बनेगा? क्योंकि उसको पता नहीं है ना उसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी। एक से ज़्यादा जब भी वैल्यू आती हैं, आपको पता है वो वैल्यूज़ जाती हैं एक एरे के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने एरे पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियो के अंदर एरे का टॉपिक पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ देनी, मुझे पता नहीं कि मुझे इस पैरामीटर के अंदर कितनी भी वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दूंगा वो सारी की सारी एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे नहीं पता मुझे ईदी कितनी मिल रही है या मैं अपने गुल्लक में कितने पैसे डालने हैं, लेकिन आज मेरे पास 50 बचे, कल मेरे पास 70 बचे, मैं जितनी भी वैल्यूज़ दूंगा वो सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएंगी। समझ आ रही है बात? कि अगर मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर बनाए हैं और मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ 10 की, तो पहले वे अपना पैरामीटर की वैल्यू तो वो कंसीडर कर लेगा कि भाई ये यहाँ पर इसकी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन दूसरे जितनी भी मैं उसकी वैल्यू दूंगा वो सारी की सारी इस ईदी वाले पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बनाता है एक एरे। जब भी हम 3 डॉट लगा के कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो वो पैरामीटर रेस्ट पैरामीटर बन जाता है, वो एक एरे बन जाता है। तो अब हम जितनी भी उसको वैल्यूज़ देंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। अच्छा भाई, स्टोर हो जाएंगी तो क्या हम उसको प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही ईदी। अच्छा, ईदी लिखेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 सेकंड के लिए कंसोल के अंदर प्रिंट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर बॉक्स को कंसोल के अंदर प्रिंट किया और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर ये क्या दे रहा है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ दे रहा है जो कि इसके पास है, ठीक है। ये होता है हमारा रेस्ट पैरामीटर। इसको अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि जब भी हमें पता ना हो कि इस हमारे पास कितनी पैरामीटर्स या कितनी वैल्यूज़ आने वाली हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पैरामीटर बना लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। वैसे हमें पता है कि हमने एक पैरामीटर बनाया है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू देनी है जो कि नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेस्ट पैरामीटर बना देंगे जो कि एक एरे बनाएगा। फिर आप एक या एक से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ आप देना चाहें वो सारी की सारी उस एरे के अंदर जाकर स्टोर हो जाती हैं। तो ये हमारा एक गुल्लक की तरह काम करता है। गुल्लक होता है ना,
जिसके अंदर हम अपने पैसे जमा करते हैं, ये उसकी तरह काम करता है। आप जितने भी पैसे 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये डालते जाएंगे, उसके अंदर डालते जाएंगे आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये तो हमारा एक गुल्लक बन गया, लेकिन हमें गुल्लक से पैसे भी तो निकालने होते हैं ना। वो जो पैसे हमने जमा किए हैं उनको हमें खोलना भी तो होता है ना। तो किस तरह से निकालते हैं पैसे? सुई धागे से वापस निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। हमें उस गुल्लक को तोड़ना पड़ता है। अच्छा, गुल्लक को तोड़ना पड़ता है तो हम इसको भी क्या तोड़ें? नहीं, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा अपना ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, ऐसे एरे को, ऐसे बॉक्स को तोड़ने का काम करता है, बिखेरने का काम करता है। अब हमने यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया है, हमने एक गुल्लक जैसे बना दिया है, या फिर समझे कि हमने कोई बॉक्स बना दिया है जिसके अंदर जितनी भी आप वैल्यूज़ डालेंगे वो सारी जा सकती हैं। तो जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो उस वैल्यूज़ को, एक एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, वो उनको बिखेरने का काम करता है। किस तरह से, वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईदी। अब जब मैंने यहाँ पर ईदी लिख दिया तो ये क्या कर रहा है, ये उन वैल्यूज़ को इस तरह से कोमा से सेपरेट कर देता है। मतलब उसने क्या किया, उसने कोमा से निकाल कर उनको डिफरेंट वैल्यूज़ बना दिया। अब आपको पता है जब भी हम यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं, फर्ज करें कि मैंने अगर 50 प्रिंट किया था तो वो मेरे पास यहाँ पर येलो प्रिंट होके आता है, या फिर मैं अगर किसी रिजल्ट की मार्क्स निकाल रहा था तो वो इस येलो कलर में आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर्स में आ रहा था मेरे पास। लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर प्रिंट हुआ है, ये क्या प्रिंट हुआ है, ये एक एरे प्रिंट हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसने क्या किया, ये जो हमारा ईदी का अंदर हमने एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया है, उसने क्या किया, उस गुल्लक को तोड़ दिया और उस वैल्यूज़ को बिखेर दिया। मतलब कि अब वो कोई एरे नहीं रहा। ठीक है, वो कोई एरे नहीं रहा, अब वो खुली एक वैल्यूज़ है। अच्छा, किस तरह से, अभी आपको मैं समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास, अच्छा पहले मैं आप लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर का बता देता हूँ। ये हमारा रेस्ट पैरामीटर, ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट पैरामीटर के अंदर जब भी हमने किसी ऑपरेटर को, सॉरी, इस पे हमने पैरामीटर को रेस्ट पैरामीटर बनाना होता है, हम क्या करते हैं, उसके सामने 3 डॉट्स लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास रेस्ट पैरामीटर हो जाता है। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि बचे हुए। ठीक है, क्या मतलब, नई एक वैल्यू जो है हमारी एक पैरामीटर के अंदर, तो आप स्टोर कर दो, बाकी बचे हुए जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आए वो क्या करो, इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर कर दो। रेस्ट का मतलब होता है बचे हुए। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को बनाते कैसे हैं। स्प्रेड ऑपरेटर को भी सेम हम यहाँ पर 3 डॉट लगा कर लिखते हैं। जब हमने 3 डॉट लगाएं तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है, ये एक स्प्रेड ऑपरेटर है। मतलब हमने एक एरे बनाया था, अब उस एरे की वैल्यूज़ को खोलने का काम करता है स्प्रेड ऑपरेटर। पहले एक एरे था, अगर हम उसको प्रिंट करेंगे वो एक एज एरे प्रिंट होगा। लेकिन जब हम उसके ऊपर एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा कि उस वैल्यूज़ को खोल देगा। वो एक एरे नहीं रहा, मतलब अब वो खुली वैल्यूज़ हैं कि हम अब उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कंसोल के अंदर या कहीं भी और अगर आपको यहाँ पर ये 3 डॉट्स नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्प्रेड अपना ऑपरेटर है। लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर किसी पैरामीटर से पहले आपको ये 3 डॉट नज़र आते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये एक रेस्ट पैरामीटर है। पैरामीटर की निशानी ये है कि वो फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। स्प्रेड ऑपरेटर की निशानी ये है कि वो कंसोल या किसी कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा एडवांस टॉपिक नंबर 7। ठीक है, एडवांस टॉपिक्स के अंदर हमारे पास वैसे तो तीसरा है, लेकिन टॉपिक्स की लिस्ट में 7th नंबर पर है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन रेस्ट पैरामीटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। अब हम जाते हैं फंक्शन के ऑप्शनल पैरामीटर की तरफ। तो अब हमारे पास है फंक्शन का ऑप्शनल पैरामीटर। अब ऑप्शनल पैरामीटर को देखने के लिए हम लोग अपना कोड में जाते हैं। यहाँ पर मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है वो आपको बताने से पहले मैं जस्ट एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ जिसका नेम है माई नेम, और इसका पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स में यहाँ पर लगा देता हूँ। अच्छा,
ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होता है? ऑप्शनल पैरामीटर जो कि वर्ड से ज़ाहिर है कि कोई चीज़ है ऑप्शनल है, कि भाई मेरी मर्ज़ी है मैं बटन दबाऊं या ना दबाऊं, मेरी मर्ज़ी है कि मैं बटन को ऑन करके सोऊं या नहीं सोऊं, मेरी मर्ज़ी है मैंने एक पैरामीटर बनाया उसकी वैल्यू दूं या ना दूं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई वेबसाइट है, अब वहाँ पर मुझसे कोई पूछ रहा है कि भाई अपना फर्स्ट नेम बताएं, अपना लास्ट नेम बताएं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मिडल नेम लिखा हुआ होता है, अब हम क्या फर्स्ट नेम लिखें, मिडल नेम भी लिखें, लास्ट नेम भी लिखें? क्यों? क्योंकि मेरा नाम तो नईम हुसैन है, मैं फर्स्ट नेम में नईम लिखूंगा, लास्ट नेम में हुसैन लिखूंगा, मिडल नेम में क्या लिखूं? तो हम क्या करते हैं, ऐसे पैरामीटर को जिसकी वैल्यू अगर अपना यूज़र चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, तो क्या करते हैं उस पैरामीटर को ऑप्शनल बना लेते हैं। किस तरह से देखें, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर लिखा माय नेम, ठीक है, नेम नहीं लिखता मैं यहाँ पर, जस्ट लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं उसकी टाइप दे देता हूँ जो कि होगी स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट नेम है जो कि यूज़र को लाजमी देना पड़ेगा, अपना नाम तो बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम जो कि नंबर होगा, मैं चाहता हूँ ये एक ऑप्शनल पैरामीटर रहे, यूज़र को अगर दिल करे उसका तो इसकी वैल्यू दे वरना नहीं दे। फ़िलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा प्रिंट करके बाद में देखते हैं। चलें पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ किस तरह से लगाते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो क्या होता है जिस क्वेश्चन अपना पैरामीटर के सामने हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शनल हो जाएगा कि यूज़र की मर्ज़ी है वो अपना इसकी वैल्यू दे, अगर नहीं देना चाहता तो तब भी हमारा फंक्शन चल जाए, लेकिन अगर वो दे तब भी उसको मिला के चले, ना दे तब भी वो हमारा फंक्शन चल जाए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं किसको, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर को ऑप्शनल बनाया है, मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर रहा हूँ, और अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे कंसोल के अंदर। मैंने लिखा माय नेम और उसकी वैल्यू, सबसे पहले मैं लिखता हूँ नेम। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी तो वो ऑप्शनल है, हालांकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू भी नहीं दे रखी, फिर भी वो मुझे एरर नहीं दे रहा। वैसे तो अमूमन हमारे पास यही होता है ना कि हम दो पैरामीटर दे अगर लगाते हैं तो हमें दो वैल्यू देनी होती हैं, लेकिन ये अब एक वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा है जो कि ये एक ऑप्शनल है ना। हमने इसको क्या किया, ऑप्शनल, कि भाई अगर आपकी मर्ज़ी है दो वरना नहीं दो, तो क्या ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, देखते हैं। ये हमें दे रहा है नहीं, और दूसरी वैल्यू हमें दे रहा है अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई इस वैल्यू का तो हमें पता ही नहीं है, अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूं, क्यों? अब अच्छा, अनडिफाइंड को सबसे पहले समझा देता हूँ। देखिए, एक पैरामीटर है उसकी वैल्यू नहीं में, वो नहीं प्रिंट कर रहा है, दूसरा पैरामीटर है हालांकि है ऑप्शनल, लेकिन उसको हमने यहाँ पर रिटर्न भी तो करवाया है ना। जब रिटर्न करवाया उसको पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है, तो वो तब हमें अनडिफाइंड ही दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें उसको एक कंडीशन देनी है, ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक वैल्यू आए, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू हो, तो हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आए, सिर्फ ये प्रिंट हो गया है। लेकिन हमारे पास अगर वो दो वैल्यू देता है तो वो दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करके दे। किस तरह से, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ना मैंने कि फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर्स विथ कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मैं इसको एक सेकंड के लिए कंट्रोल एक्स करके कट करता हूँ। मैं इसको कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़, अगर क्या, अगर जो हमारा लास्ट नेम है वो हो, हमने यहाँ पर सिर्फ लास्ट नेम लिखा है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू हो तो आप क्या प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, हमें रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो भाई? रिटर्न कर दो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम की भी वैल्यू कोई बंदा देता है तो आप रिटर्न कर दो फर्स्ट नेम को प्लस लास्ट नेम को। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यू नहीं देता, मतलब अगर फ़र्ज़ करें वो बंदा हमें वैल्यू नहीं देता, तो हम क्या करेंगे उसको, अच्छा ये हम नहीं लगाते, यहाँ पर एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको जस्ट वैसे ही कह देते हैं कि आप रिटर्न कर दो किसको, जस्ट फर्स्ट नेम को। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से इसको समराइज़ करें कि हमने यहाँ पर दो पैरामीटर दिए हैं, दूसरे पैरामीटर को हमने ऑप्शनल किया है। अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं दोनों को, वैल्यू तो हमें वो एक ही देगा, प्रिंट कर रहे हैं दोनों को तो एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अनडिफाइंड आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है, हमने उसको बोला है कि अगर लास्ट नेम की वैल्यू हो तो आप दोनों को रिटर्न करो, अगर लास्ट नेम की वैल्यू नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम की है, तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम को प्रिंट करो, हमें अनडिफाइंड नहीं चाहिए। तो क्या अब हमें ये प्रिंट होके देगा? हम लोग देखते हैं। तो देखें,
हमने यहाँ पर सिर्फ नेम दी है, एक पैरामीटर की वैल्यू दी है, इसकी नहीं दी, तो अब क्या कर रहा है वो हमें सिर्फ नेम प्रिंट करके दे रहा है, साथ में अनडिफाइंड नहीं दे रहा। हाँ, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम एक और वैल्यू दें, जिसको मैं चाहता हूँ हुसैन लिख दूँ, तो अब ये मेरे पास एरर आ गया है, कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज। अच्छा, मैंने उसको नंबर दिया है कि सॉरी लास्ट नेम की टाइप में क्या करता हूँ स्ट्रिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पर हुसैन कर दिया, तो अगर मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होगी, बिल्कुल देखें हमारे पास दोनों प्रिंट हो रही हैं। क्यों, इस कंडीशन की वजह से ही। तो ये है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर, जिसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो वो ऑप्शनल बन जाता है। तो ऑप्शनल तो बन जाता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर रिटर्न करवाने में हमारे पास एक अनडिफाइंड का मसला आता है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ की है कि भाई अगर इसकी भी वैल्यू हो तो आप दोनों को रिटर्न करो, अगर इसकी वैल्यू ना हो तो आप सिर्फ एक पैरामीटर को रिटर्न कर दो। तो इस तरह से ही हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ प्रिंट होके आ रही हैं। यही था बस हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर्स। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के, फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रेगुलर फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और नेम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, जो कि अभी हम लिख रहे थे, बार बार जो बना रहे थे ना, रेगुलर फंक्शन, जिसको हम लोग लिख लेते हैं कि भाई ये हमारा इसका नेम है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेगुलर फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास 2015 में हमारे पास दूसरा फंक्शन आया था, जो कि टाइप स्क्रिप्ट की अपडेट आई थी या एकमा स्क्रिप्ट का वर्जन जो है अपडेट हुआ था 2015 में। तो हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन आया था जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। अभी तक जो भी हमने काम किया, हमने वो किया है रेगुलर फंक्शन में या नेम फंक्शन, आप दोनों में से इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम भी देते हैं, हम इसको इसी नाम से जानेंगे। दूसरा हमारे पास होता है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या भला है और उसको हम क्यों बनाते हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एनोनिमस फंक्शन, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपना एरो फंक्शन को देख लेते हैं। एरो फंक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं है। एरो फंक्शन सिंपल है। सबसे पहले आपने फंक्शन को समझना है कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। अब ये हम लोग फंक्शन की टाइप देख रहे हैं ना, तो कितनी टाइप्स हैं फंक्शन की, 3 टाइप्स हैं। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि हमारे पास फंक्शन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। जो फंक्शन होता है ना हमारा सिंपल, वो होता है अपना, ये पैरेंथेसिस होती हैं और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स होते हैं। ये हमारा टोटली एक फंक्शन है। ठीक है, टोटली एक फंक्शन बनता है। अब हम यहाँ पर अगर आप फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पर इसको नेम देते हैं तो ये हमारा बन जाता है नेम फंक्शन। ठीक है, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया नेम फंक्शन। लेकिन अगर हम अब हमने एरो फंक्शन लिखना है, एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, एरो फंक्शन भी इसी तरह होता है, इस तरह से। और हमारे पास यहाँ पर एक फेट एरो बनाते हैं, इस एरो को हम कहते हैं फेट एरो। इस फंक्शन के अंदर फेट एरो है, तभी हम इसको कहते हैं एक एरो फंक्शन। तो ये बन गया हमारा एक फंक्शन, ये हमारा एरो फंक्शन है। क्या है, एक एरो फंक्शन है। लेकिन ये एरो फंक्शन तो है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इस एरो फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, जिसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेट माय फंक्शन। तो ये हमारा उसको नेम हो गया। मतलब क्या हो गया, ये जो भी फंक्शन था वो क्या हो गया, वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, मतलब इसको एक नाम मिल गया। तो अब हम इस नाम से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। सिंपल एरो फंक्शन तो हमारा इतना ही था, छोटा सा, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फेट एरो है, इसलिए हम इसको कहते हैं आप क्या हो, एक एरो फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास एक रेगुलर फंक्शन मौजूद था, एक नेम फंक्शन मौजूद था, तो हमें इस फंक्शन की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत ये थी कि वो जो हमारा फंक्शन था वो बहुत बड़ा फंक्शन था। उसके अंदर हमें फंक्शन का कीवर्ड लगाना पड़ता था, फिर हमें उसको नाम देना पड़ता था, फिर हम पैरेंथेसिस लगाते थे, फिर ब्रेसेस लगाते थे, फिर उसके अंदर कोड, फिर उसके अंदर रिटर्न लिखते थे, फिर जाकर हम उसको कॉल करते थे। लेकिन ये जो हमारा एक एरो फंक्शन है, ये एक कंसाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कंसाइज होके छोटा हो जाता है। हम इसको बहुत स्मॉल लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पैरामीटर है और आप बस उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा सा फंक्शन, रेगुलर फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एरो फंक्शन के अंदर उसको लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसके अगर करली ब्रैकेट्स भी हटा दें तब भी ये हमें कुछ नहीं कहता। अब हम फर्ज करें, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि माई एज, ठीक है, माई एज, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पैरामीटर है, छोटा सा पैरामीटर है। अब मैंने यहाँ पर इसको एरो फंक्शन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 23, तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा, ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है।
मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसको बाकायदगी से प्रिंट भी कर सकता हूँ। किस तरह से, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन का नाम जो कि हमने उसको वेरिएबल के ज़रिए दिया है, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये देखें माय फंक्शन कह रहा है कि भाई मैं एक फ़ंक्शन हूँ। लेकिन क्यों ये दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन का रेफरेंस दिया है, हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, जो कि मुझसे गलती हो गई। हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई आप मुझे एक वैल्यू दो। तो मेरी जो वैल्यू है एज वो है 23। सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको 23 नहीं लिखना था, जो कि मैंने यहाँ पर इसको माई एज लिखना था। ठीक है, मैंने लिखा माई एज, और उसको यहाँ पर वैसे हम लोग क्या करते, अगर नॉर्मल फंक्शन था उसके पहले हम लोग इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं। तो ये मुझे क्या कर रहा है, 23 प्रिंट करके दे रहा है। अगर हम मैं इसको नॉर्मली यूज़ करना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर क्या करते, हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पर एक रिटर्न कीवर्ड देते और लिखते कि भाई आप क्या करो, माई एज को रिटर्न करो। ठीक है, ये माई एज को रिटर्न करो। अब एरो फंक्शन का फ़ायदा क्या है? एरो फंक्शन का ये फ़ायदा है कि आप इसके कर्ली ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं, और इस रिटर्न कीवर्ड को भी हटा सकते हैं। और सिर्फ इस माई एज को अगर आप रिटर्न करना चाहें तो आप इसको रिटर्न करके यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कंसाइज करके, स्मॉल लेवल पर, स्मॉल कोड में। छोटा सा कोड है ना ये, देखिए ये एक फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। ये तो हमने इसको एक नाम दिया है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। आप वैसे भी अगर इसको भी कंसीडर करें तो फिर भी आप कर सकते हैं। देखिए ये फंक्शन हमारे पास चल जाता है। ये हमारे पास फंक्शन के और अपना फंक्शन और एक एरो फंक्शन में डिफरेंस है। सबसे पहले क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस है एक फैट एरो का, कि इसके पास फैट एरो है, उसके पास फंक्शन कीवर्ड है और इसके पास कीवर्ड नहीं है। यहाँ पर मैं सेम कोड जो कि हमारे पास एक फंक्शन का है मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। हमें यहाँ लिखना पड़ता था फंक्शन, मैं यहाँ लिखता था माई फंक्शन टू, और यहाँ पर हमें इसका कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई एज, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। फिलहाल लिखते हैं नंबर, उसकी टाइप, सॉरी, नंबर। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न। किसको रिटर्न करो भाई, माई एज को रिटर्न करो। फिर हम उसको वैसे ही कॉल करते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, माई फंक्शन टू रिटर्न 23। अच्छा देखें, अब इस कोड में और इस कोड को देखें ज़रा, ठीक है, इस कोड में और इस कोड में ये एक लाइन का फंक्शन है, और यहाँ पर ये 3 लाइन पर आ रहा है ये फंक्शन, सही है। अब इस फंक्शन को हम लोग स्मॉल कर सकते हैं, हम इसको कंसाइज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक पैरामीटर है तो हम इस फंक्शन को छोटा करके प्रिंट कर सकते हैं, हमें इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे पास आता है एक एरो फंक्शन, जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया था जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में सेम फंक्शन होते हैं, बस यहाँ पर ये है कि अगर हम इसके अंदर टाइप दे रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास टाइप नहीं होगी। जो कि मैं अगर main.js फाइल के अंदर जाऊँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास किसी भी पैरामीटर के अंदर टाइप नहीं है। इन दोनों में सिर्फ टाइप का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी का सारा कोड सेम है। ठीक है, ये था हमारे पास फंक्शन। यहाँ पर मैंने कॉमा दी है, यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, ये था हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन, और ये था हमारे पास एरो फंक्शन, इसलिए हम इसको एरो फंक्शन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं इस एरो फंक्शन में? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो याद रहे हमें रिटर्न कीवर्ड लाजमी लिखना पड़ेगा, लाजमी हमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। मतलब हमारे पास अगर कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो हमें अपना रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास अपना कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, खुद से बस इसको अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे और ये खुद से इसको रिटर्न कर रहा है। देखें, खुद से ये फंक्शन जो है, सॉरी ये वेरिएबल जो है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट खुद से इम्प्लिसिटी इसको रिटर्न कर रहा है। उसको पता है कि हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। हम इसको दो तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अगर हम इसको ये अपना ब्रेसिस के अंदर रखें तब भी ये प्रिंट हो जाएगा, तब भी ये रिटर्न हो जाएगा। अगर ब्रेसिस के बगैर लिखते हैं तब भी ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। ये देखें, तो ये हमारे पास 2 बार इसलिए प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूँ तो ये हमारे पास प्रिंट होके आएगा 23। तो ये है हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन और अपना माय नेम और रेगुलर फंक्शन, नेम फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में एक और डिफरेंस है दिस कीवर्ड का, जो कि हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाके देखेंगे, क्योंकि आपको दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल के लिए नहीं समझते। अच्छा, ये था हमारा एरो फंक्शन।
और उसके बाद हमारे पास आता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या है, मैं यहाँ पर आपको फ़ौरन से बता देता हूँ, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है, सिर्फ हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं, इस फंक्शन को देखें। एनोनिमस, एनोनिमस वर्ड का क्या मतलब है कि भाई नहीं, ना मालूम, ठीक है, ना मालूम या नहीं पता, उसका नेम नहीं पता क्या है, जो कि अगले का नेम ही हमें नहीं पता, ना मालूम है वो। अब मुझे इसका एक कोई सुइटेबल वर्ड नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, सही है। ये एक एनोनिमस फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है, हम इसको नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं। मतलब ये फंक्शन लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं अगर ये ब्रेसेस लगा के मैं इसको कर्ली ब्रैकेट लगाऊं तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्ट्रिंग, तो ये मेरे पास क्या एरर दे रहा है, कह रहा है एक्स इज डिक्लेयर बट इट वैल्यू नॉट। तो वैल्यू तो हम दे ही देते हैं ना भाई, क्या हो गया। और आप क्या करो, रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न कर दो, आप एक्स को रिटर्न कर दो, जो कि हमने बनाया है। एक्स हमारे पास पैरामीटर है। अच्छा, ये हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ हमने फंक्शन लिखा है और ये एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, नाम नहीं है तो हम क्या करेंगे, नाम नहीं है तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ इसे ही करेंगे जैसे हम एरो फंक्शन को करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट माई फंक्शन इज इक्वल टू, हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल एरो फंक्शन की तरह। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसको भी हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, क्यों, क्योंकि वो हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है, फंक्शन का कोई नाम नहीं है। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके माई फंक्शन, और इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं एक वैल्यू दे के, भाई एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें क्या कह रहा है, आई एम एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा एक एनोनिमस फंक्शन। मैं फिर से बताता हूँ एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता और उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और इस पे अपना इस पैरामीटर्स के अंदर आप लोग जो लिखें उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को सिंटैक्स बता रहा हूँ एनोनिमस फंक्शन और रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन वगैरह का, ठीक है। यहाँ पर अंदर आप लोगों ने जो लिखना हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं दिया, तो ये क्या है, ये हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है। अगर एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको हम लोग अपने काम में कैसे ले आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ता है और उस वेरिएबल के नाम से हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा एक एनोनिमस फंक्शन। काम वही है, सारे फंक्शंस के अंदर आप लोग इसके अंदर पैरामीटर्स बना सकते हैं, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं और अपना कॉल करते हुए आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, और उसके अंदर जो आपने कोई भी कोड अपने इधर लिखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। बस ये इसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसी और टॉपिक पर। हम देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक है। हमारे पास है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्या है कि भाई फ़ौरन से, फ़ौरन से। इन्वोक्ड का क्या मतलब है, इन्वोक्ड का मतलब कॉल करना। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, एक हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, ठीक है। इन्वोक्ड का मतलब आपको पता है, फंक्शन का मतलब पता है, इमीडिएटली का मतलब होता है फ़ौरन से, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है जो कि फ़ौरन से कॉल हो जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं, चलें कोड में आए हम लोग। हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ। मैं लिखता हूँ एक्स स्ट्रिंग होगा और ब्रेसेस रिटर्न करेगा, या कंसोल लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए, जल्दी जल्दी से हम लोग इसको पढ़ते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको एक्स को आप रिटर्न कर दो। ये हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है। अब इसको हम लोग इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन कैसे बनाएं, मैं इसका नाम लिख देता हूँ जो कि है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन को, ये एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि मैंने पढ़ा था, सिर्फ इसका कोई हमने नाम नहीं दिया। अब इस फंक्शन को ऐसी क्या खासियत है कि ये फ़ौरन से कॉल हो जाता है। ये फ़ौरन से इसलिए कॉल हो जाता है क्योंकि इस फंक्शन को हम लोग फंक्शन के अंदर ही कॉल करते हैं। कैसे, अभी देखें, मैंने यहाँ पर लगाई एक पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन को, ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो खुद को कॉल करता है। क्या करता है, खुद को कॉल करता है। ये पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ये पूरा फंक्शन डाल दिया तो हमारे पास एरर चला गया। इसको मैं थोड़ा सी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर देखें हमारे पास एरर चला गया, मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया।
अब हमने आपको पता है कि हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, इसका मतलब हम उसको कह रहे हैं कि ये रेफरेंस है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको कॉल करना पड़ता है। तो जो कि मैंने यहाँ पर इसको एक और अपना हमने इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो जाहिर बात है ये एरर देगा ही। ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। ठीक है, हमने इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको दे दूँ कि भाई नई नाम है तो ये प्रिंट हो जाएगा इमीडिएटली। का क्या मतलब है कि ये फ़ौरन से कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन खुद ही कॉल हो रहा होता है। अच्छा, खुद ही कॉल हो रहा होता है, देखते हैं प्रिंट करके क्या हो रहा है। अरे हाँ, ये तो हो रहा है। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाता तो मैं ये लिखना पड़ता कि भाई फंक्शन जिसका नेम होता माई फंक्शन, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिखता एक्स स्ट्रिंग, और मैं करली ब्रेकेट लगा के उसको मैं कह रहा होता कि भाई आप कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग करो किसको, एक्स को। और हम फिर क्या करते हैं, उसको यहाँ पर कॉल करते हैं उसके नाम से, जो कि हमारे पास ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। हम उसको फंक्शन का कीवर्ड देते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, एक्स स्ट्रिंग कंसोल डॉट लॉग, बाकी ये चीज़ें तो सेम है। यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं, लेकिन इस फंक्शन में कुछ ऐसा है कि हमने सिर्फ ये फंक्शन बनाया है और उसको ये फंक्शन खुद ही कॉल कर रहा है, खुद को खुद ही कॉल कर रहा है। मतलब इमीडिएटली इन्वॉल्व फंक्शन है, ये खुद ही इमीडिएटली फौरन से एग्जीक्यूट हो जाता है, इसके अंदर जो भी कोड है वो चल जाता है। किस तरह से इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स यही है जैसे एनोनिमस फंक्शन आपने बनाया, मैंने इसका नेम हटा दिया तो ये बन गया एक एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, मैं इसका यहाँ से नेम हटा देता हूँ, फिर रख कर इसको रहने दें ताकि आपको पता चले ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये इसका नेम हट गया, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस लगाते हैं। आपको पता है यहाँ पर ये जो नाम हमने फंक्शन का दिया था ये रेफरेंस है। मैंने थोड़ी सुबह अपना सॉरी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये हमारे पास रेफरेंस होता है। जब हम इसको पैरेंथेसिस लगाते हैं इसका मतलब है फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस के अंदर हम इस फंक्शन को रखेंगे, पूरे फंक्शन को यहाँ पर रखते हैं, तो ये हमारा एक रेफरेंस हो गया फंक्शन का। अगर हमें इसको कॉल करना है तो मैं इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन। अभी मैंने इसको वैल्यू नहीं दी तो ये वैल्यू मांग रहा है मुझसे, मैंने इसको वैल्यू दी, और बाकी सबको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पर ये फंक्शन हमारा चल रहा है। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब यही हमारा फंक्शन है, हम इसको सिर्फ चला कर देखते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंट। मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कि आई एम इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन। तो ये क्या हो रहा है, ये फ़ौरन से प्रिंट होके आ रहा है, आई एम इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन। ठीक है, ये खुद से कॉल हो रहा है, फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो रहा है ये फंक्शन। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को इन पैरेंथेसिस के अंदर रख के जस्ट इसको पैरेंथेसिस देनी है कॉल करने के लिए, तो आपका ये एक अपना इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन बन जाएगा। ये हमारा इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन। मुझे पता है आगे हम लोग जा रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है, पर मुझे पता है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, एक अपना एनोनिमस फंक्शन बना के आपने पैरेंथेसिस के अंदर रख दिया और उसके सामने कॉल करने वाली पैरेंथेसिस लगा के आपने उसको वैल्यू दी, वो फंक्शन खुद ही कॉल हो जाता है, खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा फंक्शन आप लोग कहीं भी बना सकते हैं, फाइल के अंदर 10 बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होने वाला। ये था हमारा फंक्शन इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप अभी तक मेरे साथ फंक्शन की वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने कंप्लीट फंक्शन सीख लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग एक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और चैनल को तो आप लोग वैसे ही आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, रिकर्सिव फंक्शन वो क्या होता है। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि अंदर से भी कॉल हो रहा होता है, बाहर से भी कॉल हो रहा होता है। किस तरह से अभी देखते हैं। नॉर्मली हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ये है माई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के टाइप 3 है, याद रखिएगा कि हमने फंक्शन के 3 टाइप्स पढ़े हैं, सिर्फ 3 टाइप्स, एक रेगुलर फंक्शन और नेम फंक्शन, दूसरा एरो फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन। इमीडिएटली फंक्शन जो है इन्वॉक फंक्शन था वो एनोनिमस फंक्शन का पार्ट था, हमने उसको यूज़ किया है इमीडिएटली इन्वॉक करके, मतलब फौरन से एग्जीक्यूट करके। और ये रिकर्सिव फंक्शन है जो कि हम किसी नेम फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने एक फंक्शन बनाया और मैं यहाँ पर इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि फर्ज करें एक्स लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको वैसे अगर लिखूँ, कॉल करूँगा किस तरह से फंक्शन को कॉल करूँगा, माई फंक्शन इस तरह से, बिल्कुल हम इस तरह से इसको कॉल करेंगे। यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं जैसे कि 5। ठीक है, ये तो हमारा एक अपना रेगुलर फंक्शन है या फिर नेम फंक्शन है, इतना ही है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए क्या, हमारा टॉपिक क्या है, रिकर्सिव फंक्शन। इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस फंक्शन खुद को अंदर से भी कॉल कर रहा होता है। इसकी वैल्यू मैं काट देता हूँ, ये देखें, ये फंक्शन खुद से खुद को कॉल कर रहा होता है। ठीक है ना, ये फंक्शन क्या कर रहा होता है, खुद से खुद को कॉल कर रहा होता है। एक बार बाहर से कॉल हो रहा है, एक बार अंदर से कॉल हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्स वैल्यू दे देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास किया है, इसकी जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ से पास कर रहे हैं। अब ये फंक्शन अंदर से भी कॉल हो रहा है, बाहर से भी कॉल हो रहा है। अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो ये मेरे पास एक एरर आ चुका है। वो एरर क्या है, ये कह रहा है मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करने की लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, आपने उससे से ज़्यादा कर लिया है। किस तरह से, अब ये एक फंक्शन है जो कि अंदर से भी कॉल हो रहा है, बाहर से भी कॉल हो रहा है। किस तरह से, मैं आपको यहाँ पर पैड में जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ जाएगा जो कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। फर्ज करें, समझ रहा हूँ, ये हमारा एक फंक्शन है बीच में, ठीक है, और ये फंक्शन हमारा यहाँ से भी कॉल हो रहा है और यहाँ से अंदर से भी कॉल हो रहा है। ठीक है, एक बार अंदर से कॉल हो रहा है, एक बार बाहर से कॉल हो रहा है, जो कि इसका एक एरो मुझे यहाँ से इस तरह से लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ये हमारा रिकर्सिव
ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लें, आप लोग इसको समझ के जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है, ये गोल हमारा फंक्शन है। अब ये एक बार बाहर से कॉल हो रहा है, किस तरह से, ये रहा जो कि यहाँ से कॉल हो रहा है बार बार, ये बाहर से कॉल हो रहा है। और एक बार ये फंक्शन क्या हो रहा है कि यहाँ से अंदर से भी कॉल हो रहा है। ठीक है, ये अंदर से भी कॉल हो रहा है, बाहर से भी कॉल हो रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ कि कॉल फंक्शन, यहाँ से भी कॉल हो रहा है और एक बार यहाँ से कॉल हो रहा है, जिसकी ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से भी कॉल हो रहा है और यहाँ से भी कॉल हो रहा है। इसका मतलब है ये एक फंक्शन है, ये अंदर से भी कॉल हो रहा है, बाहर से भी कॉल हो रहा है। तो किस तरह से काम कर रहा है, ये फंक्शन आया, ठीक है, ये फंक्शन बना, इसको किसी ने बाहर से कॉल किया, ठीक है, इसको किसी ने बाहर से कॉल किया, ये गया यहाँ, फिर इसकी वैल्यू मिली इसको 5, जो कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखी है, ये रही वैल्यू उसकी 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 5। अब इस फंक्शन को जैसे यहाँ पहुँचा, उसको फिर से वापस उसने कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, फिर से ये वापस आ गया, जब ये यहाँ पहुँचा इसको फिर से कॉल किया, फिर यहाँ कॉल हुआ, फिर कॉल हुआ। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, ये एक लूप की तरह चल रहा है। ठीक है, मतलब इधर से कॉल हो रहा है, फिर इधर से कॉल हो रहा है, फिर इधर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इसकी वजह से इसकी जो मैक्सिमम कॉल करने की एक मेमोरी, एक साइज़ होती है ना, एक हद होती है भाई कॉल करने की, वो हद से पार कर गया है। तो इसलिए हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये बार बार इतनी स्पीड में इतनी बार कॉल हो रहा है, तो जो उसकी जो कॉल करने की हद है वो पूरी हो चुकी है, इसलिए ये हमारे पास एरर दे रहा है। तो इस एरर को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, हम लोग देखते हैं किस तरह से हमने इस एरर को सॉल्व करना है। याद रहे कि इसकी फंक्शन की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर 5 दी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कंडीशन देता हूँ। ठीक है, मैं इस फंक्शन को कंडीशन देता हूँ कि भाई आपकी वैल्यू 5, ठीक है, ये जाएगा अंदर, ये कॉल हो रहा है, वहाँ से कॉल हो रहा है, वहाँ से कॉल हो रहा है, वहाँ से कॉल हो रहा है, 5 की वैल्यू बार बार लेके कॉल हो रहा है, लेकिन उसकी कॉल होने की हद पूरी हो गई है, तो इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन देंगे, इसको समझाएंगे कि भाई आपको जब भी यहाँ से कॉल किया जाए अंदर की तरफ, आप क्या करना, आप इस वैल्यू से x की जो वैल्यू है 5 हमने यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट पास की है, उससे माइनस कर देना 1। ठीक है, माइनस कर देना 1। अच्छा, -1 करने से क्या होगा, फिर हमसे इसको चला के देखते हैं, चलेगा क्या, चलेगा नहीं, एरर देगा, अभी भी एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो भले -1 हो गई है, लेकिन ये कॉल होता जा रहा है। एक बार कॉल हुआ, उसकी वैल्यू 4 हो गई, फिर 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, तो 1 के बाद रुका नहीं, फिर इसके बाद वैल्यू -1 हुई, -2 हुई, -3, तो ये इस तरह से लूप की तरह चलता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंडीशन देंगे कि भाई जब भी आपकी इफ़ जो हमारा x है उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू हो जाए 0, तो आप क्या करना, रिटर्न कर देना। क्या करना, कंसोल के अंदर आएंगे, हम उसको बोलेंगे कि भाई आप कंसोल कर देना, किसको, पहले कंसोल कर देना अपना x को, ठीक है, सॉरी कंसोल नहीं, x डन कर देना। अभी मैं समझाता हूँ क्या लिखा है मैंने। ये कोड तो हमारा सेम है, ये अंदर से भी कॉल हो रहा है, बाहर से भी कॉल हो रहा है, जब भी अंदर जाएगा उसकी वैल्यू एक -1 हो जाएगी। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाए या 0 से कम हो जाए, 0 से कम तो नहीं होगी बल्कि इक्वल तो हो जाएगी, इक्वल हो जाए तो आप क्या करना, console.log लिखना और डन कर देना, और रिटर्न कुछ भी नहीं करना, बस ख़त्म हो जाना। ठीक है, हम लोग इसको कह रहे हैं कि आप क्या कर देना, डन कर देना। अच्छा, ये कंडीशन नहीं होती तो हम यहाँ पर एक और console.log कर देते हैं, जिसके अंदर हम जस्ट x को प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोड को समराइज़ करें, हमने एक फंक्शन बनाया है और उसको हमने अंदर से भी कॉल करवाया है, बाहर से भी कॉल करवाया है, जो कि हमारा बन गया है एक रिकर्सिव फंक्शन, जो कि अंदर से भी कॉल हो रहा है, बाहर से भी कॉल हो रहा है। अब ये हमें एक एरर दे रहा था, तो हमने यहाँ पर इसको एक कंडीशन दी है कि इफ़ अगर आपकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब यहाँ से 5 से अंदर जाएगा तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, -1 होकर 4 हो जाएगी, फिर अंदर जाएगा तो 3 हो जाएगी, फिर अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और फिर वो वापस माइनस में चलेगा भाई, -1 -2 -3, तो फिर भी हमारे पास जो कॉल की लिमिट है वो ज़्यादा हो जाएगी।
तो फिर से हमें ये एरर देगा। तो हमने क्या किया, हम इसको कंडीशन दे रहे हैं कि जब आपकी ये यहाँ से ये वैल्यू कम हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, इफ़ x की वैल्यू क्या हो, लेस देन या इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो आप सिर्फ डन को कमेंट करना, प्रिंट करना डन को, और रिटर्न कर देना खाली, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ऐसे ही चले जाना भाई, ख़त्म कर देना इस फंक्शन को। और यहाँ पर हमने एक बार जो है ना इसको x को प्रिंट कर दिया है कि भाई जब भी ये कॉल हो तो वो बार बार मतलब ऊपर से अंदर से कॉल होगा तो इसकी जो भी वैल्यू फिर होगी वो प्रिंट होती रहेगी यहाँ पर। तो अभी हम इसको चला कर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इसको नोड मेन डॉट जेएस, ये हो गया हमारे पास फंक्शन, बंद भी हो गया, देखें एरर भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें हमने इसकी वैल्यू दी 5, ये अंदर गया, इसकी वैल्यू हो गई पहले 5 थी, इसने क्या किया, ये इस एक्स से कंसोल डॉट लॉग है वहाँ से इसकी वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। फिर ये वापस आया, वापस आया तो इसकी वैल्यू जो है ना इससे क्या हुई, -1 हो गई। तो इसको हमने क्या है कि जब आपको अंदर से कॉल किया जाए तो आप क्या करना, -1 कर देना एक वैल्यू को, जब भी एक्स को फंक्शन अंदर कॉल हो तो उसकी वैल्यू को आप क्या करना, -1 कर देना। जब वापस आई फिर अंदर गई, फिर प्रिंट हुआ 4, उसकी वैल्यू 4 थी, जब वो नीचे से इधर से गुजरा तो उसकी वैल्यू से -1 फिर से हो गया, फिर ये आया 3 हुआ, फिर 2 हुआ, 1 हुआ, 1 तक प्रिंट होता गया। लेकिन जब ये 0 हो गया तो तब ये अंदर गया, तो इसने देखा कि ये कंडीशन है जो कि कह रही है कि x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो भाई बस डन कर देना और कुछ रिटर्न नहीं करना, ख़त्म हो जाना बस यहाँ पे। तो उसने क्या किया, बस डन को प्रिंट किया और हमारा लूप की तरह जो फंक्शन चल रहा था जो कि एरर दे रहा था, उसने यहाँ पर अपना दम तोड़ दिया और फंक्शन हमारा चल गया, जो कि हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया था। ये होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, जो कि अंदर से भी कॉल होता है, बाहर से भी कॉल होता है, जिसको हम लोगों ने चलाने के लिए हमें कंडीशनली उसको चलाना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है कि भाई अगर आपकी वैल्यू 0 हो जाए तो आप क्या कर देना, डन करना और निकल लेना। तो ये था हमारा रिकर्सिव फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितने भी ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई ऐसा नया टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, वो भी इतनी डिटेल में, तो फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इस पर एक वीडियो बना दें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा एवरीथिंग अबाउट फंक्शन। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन फंक्शन के मुतालिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल से उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अब कोई वजह बाकी नहीं रहती आप लोगों के सवाल करने की। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई हो तो आप वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।